22 जनवरी 2024 कनाडा के इमिग्रेशन में मेजर टर्निंग पॉइंट लेके आया, क्योंकि इसके बाद चेंजेस की बुछार लगनी शुरू हो गई। पूरा साल चेंजेस होते हैं। सो गाइस, इसकी एनिवर्सरी हो गई है 22 जन 2025 में फर्स्ट एनिवर्सरी होगी, लेकिन इसकी तैयारी आईआरसीसी पहले ही कर चुकी है। 18 जनवरी 2025 को उन्होंने मिनिस्ट्रियल इंस्ट्रक्शन के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी कितनी एप्लीकेशंस स्टडी परमिट की वो एक्सेप्ट करेंगे। गाइस, मैंने एक्सेप्ट करने की बात की है, अप्रूव करने की बात नहीं की, उसका नहीं पता। 2025 से जो अगर कंपेयर इसको किया जाए 2024 से, तो अभी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम हुई। तो 5,05,162, जो कि अगर 2024 की बात करें तो 6,06,250 थी, जिसमें अप्रूवल 3,64,000 का एक्सपेक्टेड था। लेकिन इस टाइम पे अभी अप्रूवल की बात उन्होंने नहीं की, सिर्फ एक्सेप्ट करने की बात की है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन आईआरसीसी के पास जाती है उसको वो रिटर्न कर देंगे, उसकी फीस वो वापस कर देंगे, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना। सो ऑब्वियसली इसके बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। अब इसका ना तो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बट डीएलआईज, कनाडा की इकोनॉमी, सब पे असर पड़ेगा। तो नो डाउट इसमें उन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस भी दी हैं, एग्जेम्पशंस की भी बात करूंगी, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं क्या असर पड़ेगा। अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले बहुत अर्जेंसी सी क्रिएट हो जाती है। अर्जेंसी मतलब स्टूडेंट्स चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उनका एडमिशन हो जाए और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, और आईआरसीसी इस टारगेट पे पहुंचे उससे पहले उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए, ताकि आईआरसीसी उसको कंसीडर जरूर करे। तो ये अर्जेंसी। लेकिन एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, रिजल्ट कब आता है? ऑलरेडी आईआरसीसी जॉब कट करने की बात करी है, नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे, तो डिले को भी हम देख सकते हैं, प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा हो सकता है, ये भी है। मेक श्योर स्टूडेंट्स की अगर आप जो भी एप्लीकेशन लगाते हो ना, आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर वे में विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो। तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ, कोई बात नहीं, एक दो दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन पहले सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो, उसके बाद ही अपनी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करो। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। सो गाइस, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी भी रह सकती है। और अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी, वो खत्म हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम रह जाती है, और इसमें रिजिडिटी सी ज्यादा आ जाती है। डीएलआईज को भी सफर करना पड़ सकता है। सबसे पहले उनके रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी, जो सपोर्ट एक्टिविटी है, सपोर्ट डिपार्टमेंट है, सपोर्ट सिस्टम है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा उनको, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जितना भी स्टूडेंट्स वहां पे एनरोल होते हैं, उनको कोई क्वेश्चन होता है वो बार बार उनसे पूछेंगे। तो सपोर्ट सिस्टम उनका ज्यादा अच्छा होएगा तो वो जवाब दे पाएंगे ऑन टाइम, नहीं तो नहीं। उनको और रिसोर्सेस हो सकता है कलेक्ट करने पड़े, रखने पड़े, ताकि वो स्टूडेंट्स की क्वेरीज को ऑन टाइम आंसर करें। रेवेन्यू लॉस तो रहेगा ही रहेगा। अब डीएलआईज को भी फिक्स नंबर है उनके पास कि इतने स्टूडेंट्स बुला सकते हैं, वो जितने स्टूडेंट्स बुलाते हैं, अगर उनका टारगेट अचीव नहीं होता, जितनी सीट्स हैं, मतलब सपोज किसी डीएलआई में 50 सीट्स हैं, वहां पर 30 स्टूडेंट्स जाते हैं, 20 सीट्स वेकेंट रही, तो रेवेन्यू लॉस भी होएगा, उनके लिए भी अनसर्टेनिटी रहेगी, तो उनको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो गाइस, जो मैंने कोटा की बात की है, ये सभी पे लागू नहीं होता, एग्जेम्पशंस भी है। एग्जेम्पशन क्या है? सबसे पहले जो टीआर होल्डर्स है, टेम्पररी रेजिडेंट परमिट होल्डर्स। दूसरा, जो रिन्यूअल एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशंस जो सेम डीएलआई में सेम स्टडी लेवल में होती हैं, उनको एग्जेम्प्ट किया गया। तीसरा, एप्लीकेशंस या एप्लीकेंट्स विद स्पेशल स्टेटस, जैसे प्रोटेक्टिव स्टेटस रहता है उनका, उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है। अगला है एक्सचेंज स्टूडेंट्स। काफी लोग इंटर्नशिप करने या किसी ना किसी कारण से कनाडा जाते हैं, वहां पे तो एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जाते हैं, उनको भी एग्जाम किया गया है। स्कॉलरशिप, जो ग्लोबल अफेयर्स कनाडा एडमिनिस्ट्रेड स्कॉलरशिप है, उसके अंतर्गत जो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, उनके स्टडी परमिट को एग्जाम किया जाएगा, स्टैपिंग के अंतर्गत नहीं रखा गया। नेक्स्ट, वो डीएलआईज जो फेडरल गवर्नमेंट एडमिन करती है, उसको चलाती है, उसको रन करती है। वैसे तो एजुकेशन जो कनाडा की है वो प्रोविंस के अंदर आती है, कुछ डीएलआईज जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, वहां पर अगर स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं तो उनको एग्जाम किया गया है। फ्रेंकोफोन पायलट प्रोग्राम, जो फ्रेंकोफोन माइनॉरिटी कम्युनिटीज पायलट प्रोग्राम के अंतर्गत स्टूडेंट्स जाते हैं, स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं, उनको एग्जाम किया गया है।
पब्लिक पॉलिसी एप्लीकेंट्स जो पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत अप्लाई करते हैं, या इंडिजेनस एग्जाम्पशन, इस पॉलिसी के अंदर जो इंडिजेनस पीपल हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो अप्लाई करते हैं, उनको एग्जाम किया गया। कुछ एग्जाम्पशंस जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो अनाउंसमेंट है वो 2025 से 27 में जो इन्होंने इमिग्रेशन को या माइग्रेशन लेवल को कम करना है, उसको मद्देनजर रखते हुए किया है। इनका पर्पस है कि लोग वहां पर जो टेम्पररी रेजिडेंट्स है, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, उनकी ग्रोथ को मैनेज किया जाए, उनके नंबर को कम किया जाए, ताकि जो हाउसिंग क्राइसिस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कनाडा के बर्डन पड़ रहा है, या सोशल सर्विस जो उनकी पब्लिक सर्विसेज पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, उसको मैनेज किया जाए। गाइस, आपको क्या लगता है, आईआरसीसी राइट है इस टारगेट को डिसाइड करने में? आपको लगता है कि स्टूडेंट्स ज्यादा अप्लाई करेंगे या कम अप्लाई करेंगे? आपको ऐसा क्या लगता है कि लोग क्यों अप्लाई करेंगे कनाडा में, चाहे इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं? सो गाइस, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपको इन चेंजेस के साथ प्रॉपर अवेयर रहना, आपको पता होना चाहिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, जो मैं आपको हर बार वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा बताती रहती हूँ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको साथ में नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए। अगला वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन पे होने जा रहा है, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।